Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। आपका पूरा नाम अबू हामिद मोहम्मद बिन अहमद अल गज़ाली था। आप ईरान के शहर तूस में पैदा हुए हैं। 1058 में पैदा हुए थे और आपकी वफ़ात 1111 में हुई है। तो आप निज़ामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। बगदाद में ये यूनिवर्सिटी कायम थी और आपकी जो अहम कुतब जो हैं जिनके असरात बहुत ज़्यादा हैं मुस्लिम सोसाइटी पे, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स, फ़िलासफ़िकल थॉट्स और दीन के मामले में, तो उनमें अल इहयाउल उलूम अद-दीन बहुत अहम किताब है। फिर उसके बाद तहाफ़ातुल फ़लासफ़ा, इक़्तिसाद बिल एतक़ाद और नसीहतुल मुलूक, तो ये अहम किताबें हैं। तो असल में इमाम गज़ाली के सियासी ख़यालात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का दौर देखें कि उस दौर में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। तो इसे देखे बगैर हम इमाम गज़ाली के ख़यालात को नहीं समझ सकते। इमाम गज़ाली का जो दौर था ये अब्बासी खिलाफत का दौर चल रहा था और अब्बासी खिलाफत जो है ये इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और बिल्कुल ज़वाल का शिकार थी। तो अगरचे अब्बासी खिलाफत तो ज़वाल का शिकार थी, लेकिन ऐसे में सल्जूक सल्तनत इमाम गज़ाली के दौर में वो अपने पूरे शबाब पे पहुंचती है। सल्जूक सल्तनत बेसिकली तुर्क सल्तनत थी, तुर्कों की सल्तनत थी, लेकिन उनको इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और ख़िलाफ़त से भी मोहब्बत थी, इसलिए ख़िलाफ़त का पूरा वो रिगार्ड करते थे। सल्जूक सल्तनत का आगाज़ अर्तुगरुल बे से हुआ था और फिर उसके बाद उसका बेटा अलप अरसलान और फिर मलिक शाह के दौर में जो है ये सल्तनत पूरे अरूज पे पहुंची थी। और इसी दौर में जो उनका वज़ीर निज़ामुल मुल्क बहुत ज़्यादा मशहूर, और उसने इल्म के लिए बहुत बड़े बड़े इक़दामात उठाए और उन इक़दामात में एक कदम ये भी था कि उन्होंने निज़ामिया यूनिवर्सिटी का इजरा किया और पूरी इस्लामी दुनिया में ये यूनिवर्सिटी कायम की और इसकी अहमियत इंतहाई ज़्यादा थी। लिहाजा सल्जूक सल्तनत में जो खलीफा की जो हैसियत थी वो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ऑफिस की हैसियत उसकी थी, जबकि पॉलिटिकल पावर जो है वो सल्जूक सल्तनत के पास थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सल्जूक सल्तनत इतनी बड़ी थी कि चाइना का जो मौजूदा शहर काशगर से लेकर फ़लस्तीन तक, अरब तक, ये तकरीबन तमाम इलाके इसमें शामिल थे। अनातोलिया का भी बहुत बड़ा इलाका जो है वो भी सल्जूक सल्तनत में शामिल हो चुका था। अलप अरसलान ने उसे फ़तह किया था। तो ये इतनी बड़ी सल्तनत थी। इमाम गज़ाली के मुताबिक ये जो सुल्तान थे ये खिलाफत के डिफेंडर थे, प्रोटेक्टर थे। खिलाफत अगरचे इसके पास पॉलिटिकल पावर मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी ये डिफेंड कर रहे थे। इमाम गज़ाली के दौर में कुछ मसाइल थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे खिलाफत के साथ और मुस्लिम स्टेट के साथ। मुस्लिम स्टेट को जो है मुख्तलिफ तरफ से जो है ख़तरात दरपेश थे। इनमें सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो मिस्री सल्तनत जो कि फ़ातिमी सल्तनत थी, शिया सल्तनत थी, उससे बहुत ज़्यादा ख़तरात थे। अब्बासी सल्तनत को दरपेश थे, सल्जूक सल्तनत को दरपेश थे और इसी तरह क्रूसेडर्स उनसे ख़तरात लाहक थे। यही वो दौर था कि जब ईसाइयों ने लिबी जंगों का आगाज़ किया और इमाम गज़ाली के ही दौर में उन्होंने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया। तो ये तमाम वो ख़तरात थे जो कि अब्बासी सल्तनत को दरपेश थे, सल्जूक सल्तनत को दरपेश थे। अपनी बात को समझाने के लिए मुख्तलिफ़ सोर्सेस का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें अगर हम देखें पॉलिटिकल आइडियाज़ में इन्होंने एक बड़ी बेहतरीन कोटेशन है जो ज़रतशत की कोटेशन थी। तो उन्होंने इसे कोट किया कि रिलीजन एंड एम्पायर आर ब्रदर्स, के दीन और रियासत ये दोनों भाई भाई हैं। मतलब इनका दोनों का आपस में इश्तराक के साथ चलना ज़रूरी है।
तो अब हम देखते हैं इमाम गज़ाली की जो थेरी है खिलाफत से मुतल्लिक़ वो क्या थी। खिलाफत का जो इंस्टीट्यूशन है इसे डिवाइन इंस्टीट्यूशन तसव्वुर करते थे, बड़ी क्लैरिटी थी आपके इन मामलात में। तो इनका इमाम गज़ाली का कहना था कि ये खिलाफत का इदारा जो कायम है ये रैशनली कायम नहीं, बल्कि इसकी ना जो है कायम होने की वजह जो है वो शरीयत है, डिवाइन लॉ है। अल्लाह ताला के अहकामात की वजह से जो है ये नाफिज है, खिलाफत का इदारा चल रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है ये तसव्वुर के क्योंकि ह्यूमन रैशनैलिटी कहती है कि खिलाफत का इदारा होना चाहिए, तो इनके यहाँ ये नहीं, बल्कि ये डिवाइन स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं। फिर इमाम गज़ाली जो कहते हैं कि रियासत का और सियासत का बुनियादी मकसद क्या है, क्या इनका फंक्शन क्या है। तो इनके यहाँ जो सियासत का और रियासत का जो फंक्शन है वो एक ही है कि इंसान की फलाह व बहबूद हो, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। तो खलीफा का जो बुनियादी काम है, पॉलिटिशियंस का जो बुनियादी काम है वो ये है कि लोगों को इनेबलिंग इन्वायरमेंट फ्राहम करना कि जिसमें रह के वो इस दुनिया में भी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सके और आखिरत भी उनकी बेहतर हो। यानी ये जो वेलफेयर का तसव्वुर ये इमाम गज़ाली के यहाँ मौजूदा रियासतों की तरह महदूद नहीं है कि सिर्फ इंसानों की फलाह व बहबूद, उनकी मादी फलाह व बहबूद हो, उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ना हो, जैसा कि आजकल वेस्टर्न स्टेट्स में हो रहा है कि वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर यही है कि आपकी मादी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। तो इमाम गज़ाली के यहाँ जो वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर है वो ये है कि इंसान की फलाह व बहबूद मादी भी हो और स्पिरिचुअल भी हो। या तो रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि उसे ऐसा माहौल फ्राहम करे कि वो अपनी यहाँ की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सके और आखिरत की भी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो इसके लिए वो कहता है कि खलीफा की ये ज़िम्मेदारी है, ये प्राइमरी फंक्शन है कि वो अपने आप को डिवोट करे कि उसके जितने भी अमाल हैं, जितने भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो रिलीजन के गिर्द और स्पिरिट के गिर्द जो है घूम रही हों। यानी कि वो मज़हब को प्रमोट करे, उसकी तालीमात की इम्प्लीमेंटेशन करे और उस तालीमात की रोशनी में लोगों को ऐसा इन्वायरमेंट फ्राहम किया जाए कि लोग मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो इमाम गज़ाली के यहाँ ये भी बहुत अहम बात है कि खलीफा जो है ये खलीफातुर रसूल है, खलीफातुल्लाह नहीं। खलीफा जो है ये फाउंटेन ऑफ जस्टिस है, यानी कि मुआशरे में अदलो इंसाफ जो है वो यहाँ से ही पेनिट्रेट करता है। तो ज़रूरी है बिल्कुल अल-मावर्दी की तरह, जैसे अल-मावर्दी ने जो खलीफा का प्राइमरी फंक्शन बताया है वो यही है कि वो जस्टिस है, मुआशरे में जस्टिस कायम करना। खलीफा की बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है मुआशरे में जस्टिस फ्राहम करना है। वो एक कोटेशन बताते हैं हमें शफीक अल बल्खी की कि जिन्होंने हारून रशीद जो कि अब्बासी दौर का एक बहुत बड़ा खलीफा था उससे समझाते हुए कहते हैं कि खलीफा की मिसाल एक चश्मे की इसी होती है। अगर चश्मा साफ़ सुथरा है तो चश्मे से जो आगे नदी बनेगी वो भी साफ़ सुथरी होगी और उससे आगे जितनी भी नदियाँ बनेंगी वो साफ़ सुथरी होंगी। लेकिन अगर चश्मा गदला है, उसमें गंदगी मौजूद है, तो आगे अगली नदियाँ भी गंदी होंगी। तो यही वजह है कि खलीफा अगर अपना करैक्टर बेहतर रखेगा, ख़ुद को पाकीज़ा रखेगा, ख़ुद को इस्लाम के लिए डिवोट रखेगा, तो आगे उसके नीचे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन वो भी साफ़ सुथरी होगी। तो ये उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में खलीफा को ये ज़िम्मेदारी दी है कि खलीफा की ही बेस पर, उसके ही करैक्टर की बेस पर नीचे जो है सब कुछ बनेगा। तो लिहाजा वो मुख्तलिफ इस तरह की मिसालें देकर खलीफा को प्रवोक कर रहे हैं कि भाई अपने करैक्टर को बेहतर रखें। फिर वो कहते हैं खिलाफत इज़ नेसेसरी बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पावर का होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही वजह है कि एक मुस्लिम हुक्मरान एक हाथ में तो उसके किताबुल्लाह है और दूसरे हाथ में उसकी तलवार है।
किताबुल्लाह के ज़रिए जो है लोगों पर उस किताब के मुताबिक, उस रोशनी और उस हिदायत के मुताबिक लोगों पर हुक्मरानी करता है और लोगों को उसके मुताबिक, उस किताब के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए इन्वायरमेंट फ्राहम करता है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो कुफार के ख़िलाफ़ लड़ता है। खलीफा की जो प्राइमरी ज़िम्मेदारी है वो यही है कि ये जो मजहबी ड्यूटीज़ हैं, मजहबी फ़राइज़ हैं, उनको अदा करें, जो जो अहकामात हैं उनको अदा किया जाए। इमाम गज़ाली एक हदीस के ज़रिए हमें इसकी अहमियत बताते हैं कि हदीस में है, दीन इज़ द फाउंडेशन एंड द सुल्तान इज़ द गार्डियन। के फिर इमाम गज़ाली हमें ड्यूटीज़ ऑफ द इमाम और खलीफा ये हमें बताते हैं कि खलीफा की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या नेसेसरी है खलीफा के लिए कि कौन कौन से फंक्शन सर अंजाम दे। तो हमें इमाम गज़ाली 10 जो है ड्यूटीज़ वो हमें खलीफा की बताते हैं कि खलीफा के 10 फ़राइज़ हैं, अहम तरीन फ़राइज़। उनमें से पहला फ़र्ज़ है कि वो जिहाद करे, वो कुफ़ार के साथ जिहाद करे, ये तब तक के जो कि दुनिया में जो है जुल्म का ख़ात्मा हो जाए। तो ये जिहाद करना खलीफा का पहला फ़र्ज़ है। फिर ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ख़ुद में भी अहलियत पैदा करे और जो जो लोग उसके नीचे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वज़रा हैं, जो भी लोग हैं वो भी एक्सपर्ट हों अपने काम के। ये ना हो कि वो उन लोगों का तयन करे जो कि उसके ख़ानदान से हैं और ना अहल हैं, बल्कि उन लोगों का तयन करे जो कि अहल हैं। तो अहल लोगों का तयन जो है वो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरी ड्यूटी जो है खलीफा की वो ये है कि खलीफा शरीयत से वाकिफ़ हो, दीनी तालीमात से वाकिफ़ हो और वो इस हद तक वाकिफ़ हो कि वो इज्तिहाद भी कर सकता हो और ये भी है कि उसका इन कॉन्टेक्ट विद उल्मा ये रहना ज़रूरी है कि वो उल्मा के साथ कॉन्टेक्ट में रहे। फिर चौथे नंबर पर जो इसकी ज़िम्मेदारी है कि खलीफा का करैक्टर भी इंतहाई ज़्यादा पाकीज़ा हो, वो मुत्तकी हो, परहेज़गार हो और जो है कि एक बेहतरीन नमूना हो लोगों के लिए अपने किरदार के लिहाज से। फिर 5वें नंबर पर जो है यहाँ पर वो बताता है कि वो आदिल हो, मुआशरे में अदल व इंसाफ का बोलबाला करे। ये ना हो कि उसके दौर में ताकतवर को तो इंसाफ मिल रहा है जबकि कमज़ोर को इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के कमज़ोर और ताकतवर को इंसाफ मिले। तो ये आप देखेंगे कि जब भी हम मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स का मुताला करेंगे तो जस्टिस उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जस्टिस के बग़ैर कहा जाता है कि मुआशरा कायम रह ही नहीं सकता। तो ये इस्लाम की बुनियादी टीचिंग्स में है कि जो भी हाकम आएगा वो मुआशरे में जस्टिस को प्रिवेल करेगा। फिर उसके बाद खलीफा के लिए फिर ज़रूरी है कि वो दीनी अलूम और दुनियावी अलूम हर तरह के अलूम पर दस्तरस का हामिल हो। 7वें नंबर पर उसके करैक्टर में आजिज़ी हो, इनकसारी हो, लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से पेश आता हो, गुरबा की अमदाद करता हो, बल्कि ऐसे ऐसे निज़ाम और ऐसे ऐसे अदारे डेवलप किए हुए हों कि जिनकी बेस पर जो कमज़ोर हैं, नादार हैं, उनको कॉम्पनसेट किया जाए, उनके लिए जो है रहने का, उनके जो ब्रेड एंड बटर को जो है मेंटेन करने के लिए अखराजात वो खलीफा अदा करे। तो ये इस तरह का जो है खलीफा का करैक्टर हो। और फिर ये है कि खलीफा अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को रखेगा वो एक्सपर्ट्स होंगे, वो बेहतरीन लोग होंगे जो कि अपने काम के भी माहिर हों,
फिर मज़हब में भी अपने करैक्टर में भी बेहतर हों। ये ना हो कि वो करैक्टरलेस लोगों को जो है अपने इर्द गिर्द रखे, ख़ुद अगरचे बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर इमाम गज़ाली का कहना है कि जैसे ज़ाहिरी बात उसकी कंपनी होगी, उसके इर्द गिर्द लोग होंगे, वैसा ही वो ख़ुद होगा। तो ये ज़रूरी है कि वो करैक्टरफुल लोगों को अपने इर्द गिर्द रखे। और 9वें नंबर पर खलीफा की ज़िम्मेदारी है कि जो उसके ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जो उसके वुज़रा हैं, जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं, उन पर चेक रखे। ये ना हो कि उन पर अंधा एतमाद किया जाए तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करें। तो खलीफा का काम है कि ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स और वुज़रा जितने भी हैं, इन सब पर चेक रखा जाए ताकि ये पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, अपनी ताकत को मिसयूज़ ना करें। फिर उसके बाद आखिर पे खलीफा के लिए ज़रूरी है कि ज़ाहिरी बात है कि अगर ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर उनके पास ताकत आती है तो वो उसका मिसयूज़ करते हैं, तो खलीफा के लिए भी ज़रूरी है कि वो तमाम ऐसे एहसासात से अपने आप को दूर रखे जिनसे तकब्बुर पैदा होता हो, जिनसे वो बुराई की कैफियत पैदा हो कि जिससे दूसरे लोग हकीर लगें और अपना आप जो है बेहतर लगे। तो ऐसे एहसासात से भी अपने आप को दूर रखे और ऐसे तमाम लोगों से भी अपने आप को दूर रखे जो कि आपकी खुशामद करते हों, जो कि आपको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हों और आप में ऐसी ऐसी सिफ़ात देखते हैं कि जो दर हकीकत आप में मौजूद नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें। तो ये तमाम खलीफा की जो है ज़िम्मेदारियाँ, ये हमें इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाई हैं। तो ये एक ज़ाहिरी बात है, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट था कि जिसमें खिलाफत अब्बासिया का जो है इंस्टीट्यूशन ज़वाल पज़ीर था। तो ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि एक तरफ तो ये खलीफा को भी नसीहत फरमा रहे हैं और साथ साथ जो है सुल्तान जो है, जो कि सल्जूक सुल्तान, ये बेसिकली उनको भी यही सेम नसीहत फरमा रहे हैं कि अगरचे वो रियासत का डिफेंडर है, खिलाफत का डिफेंडर है और उसका प्रोटेक्टर है, तो जो जो खलीफा की सिफ़ात हैं वही सुल्तान की भी सिफ़ात होनी चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि आपके टाइम में जो खलीफा है उसकी ताकत काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। सिर्फ मजहबी लिहाज से वो एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी की हैसियत कंसिडर किया जाता था मुस्लिम वर्ल्ड में। तो यहाँ पर इमाम गज़ाली का मुखातिब जो हैं वो सुल्तान थे कि उनका करैक्टर जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो तमाम जो है इस्लामी तालीमात, इस्लामी अहकामात उनका नमूना हो और वो जो हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बाद में खुलफाए राशिदीन की जो सीरत और उनके अमाल, तो उनको फॉलो करें। तो ये थे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि के सियासी ख्यालात।